नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो राजस्थान की सरकारी भर्तियों के इतिहास में हुए सबसे बड़े स्कैम को लेकर के है। सबसे बड़ा स्कैम हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है। और एसओजी की जो कार्रवाई हुई कल और उसकी जांच पे आधारित है, मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। अगर आप राजस्थान में किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिस पर स्टूडेंट आंखें बंद करके भरोसा करता है। नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरपीएससी जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस पे से तो सालों पहले राजस्थान के लोगों का भरोसा उठ चुका है। जितनी भी बड़ी भर्तियां होती हैं, ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसियां होती हैं, उनमें घोटालों को लेकर के आरपीएससी और आरपीएससी को संभालने वाले उसके अध्यक्ष हों, सदस्य हों, सभी का जो चेहरा है वो राजस्थान वासियों के सामने आ चुका है। तो उस पर तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन बस एग्ज़ाम देते हैं बेरोजगारी की इस आलम में, और कहाँ जाए एक विद्यार्थी जो है। छोटी भर्तियां जो हैं उन सब को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभी तक विश्वसनीय था, लेकिन अब सीधे वो शक के घेरे में आ गया। और शक के घेरे में क्या आया है, उसी के ऑफिस में बैठे हुए और यूं कहें कि आस्तीन के सांप जो हैं वो बोर्ड के साथ खेल खेल रहे थे। एक सामान्य स्टूडेंट जो है वो सालों मेहनत करता है, किताबें, टेस्ट, नोट्स, है ना, घर से दूर रहता है, परिवार की उससे कुछ उम्मीदें बनती हैं, और आखिर में एक चीज़ पे भरोसा होता है कि कम से कम एग्जाम सिस्टम जो है वो ईमानदार होगा। लेकिन आज जो सच्चाई सामने आई उसने इस भरोसे को अंदर तक हिला के रख दिया। ये 20 तारीख का एक प्रेस नोट है जिसमें एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उसके बारे में डिटेल्स हैं, और उसमें शामिल कौन था? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का टेक्निकल हेड, बोर्ड का प्रोग्रामर, और ओमार स्कैनिंग के जिस प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया ओमार स्कैनिंग के लिए, उस कंपनी के लोग। यानी जो लोग रिजल्ट बनाने की चाबी पकड़ के बैठे थे वही लोग सिस्टम से खेल खेल रहे थे। ये कोई बाहरी नकलची नहीं थे, ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं। हम बाहरी लोगों को ऐसे सुनते आए हैं कि एक कोई बिचौलिया आया है, या ऐसा कोई एक आदमी ऐसे बोल रहा है कि मैं वैकेंसी में पास करवा दूंगा, मुझे पैसे दो, मैं बात करूंगा, ओ मार्क्स खाली छोड़ देना, है ना। या सीबीटी पे ऐसे बोलता है कि सीबीटी में मैं किसी और को एंट्री दिला दूंगा। ऐसी बातें सबने सुनी है और ऐसा होता भी आया है, तभी तो पकड़े जाते हैं। हर वैकेंसी में दो चार लोग पकड़े जाते हैं जो किसी दूसरे के स्थान पे बैठे होते हैं, है ना। और वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम को पास करके किसी भर्ती में और अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे होते हैं, फिर भी वो किसी नकल गिरोह के चक्कर में आके, पैसों के लालच में आकर के वो उसकी जगह जाता है और पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो मामला खुला 20 तारीख को वो थोड़ा अलग है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ऑफलाइन एग्जाम हुआ, बच्चों ने ओमार भरी, फिर ओमार जाती है स्कैन होने के लिए, है ना, क्योंकि बाद में रिजल्ट तो कंप्यूटर पे आएगा ना, लेकिन पहले ओमार तो स्कैन हो। अब स्टूडेंट तो ये सोचता है कि मैंने ओमार भरी है, और आजकल तो वो ई ऑप्शन भी आ गया है ना, कि अगर ई ऑप्शन भरा है तो फिर तो उससे छेड़छाड़ ही नहीं की जा सकती। ई ऑप्शन भरोगे। अब ये तो हमारे लिए है ना जो ईमानदार हैं, क्योंकि ई हम तो भर के आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं हमें, यानी ए बी सी डी में से चारों ऑप्शन में से अगर हमने कुछ भी नहीं भरा है तो हम क्या करते हैं, ई ऑप्शन भर के आएंगे। ये हुआ ईमानदारों वाला काम, ये ईमानदारी का काम हुआ। और हर, मुझे लगता है जो समझदार बच्चा है, जो पढ़ाई करता है, वो ये सोचता है कि ई ऑप्शन भरने से मैं कहीं बाहर ना हो जाऊं,
अयोग्य ना हो जाऊं, क्योंकि ये कहा भी गया है ना कि 10% अगर खाली रह जाते हैं, कुछ भी नहीं भरा गया है उनमें, ABCD E में से भी, तो फिर वो बच्चा अयोग्य हो जाता है, तो भरेगा वो बच्चा। लेकिन आप सोचिए, ये जो टीम बैठी है, जो आउटसोर्स कंपनी है जिसको काम दिया गया है, उसमें से एक आदमी आके बोलता है कि कोई कुछ भी बोले, जो विजिटर होगा, या फ्लाइंग के डर से हम लोग कि कोई देख लेगा मुझे क्या बोलेगा, तो सब भर के आते हैं। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो चीटर्स होते हैं। चीटिंग का प्लान पहले होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि उस एग्जाम हॉल में जाके हुआ है। उसे बताया गया है कि OMR सीट खाली छोड़नी है। यहाँ तक भी ठीक है कि OMR खाली छोड़ते थे फिर भरते थे, लेकिन यहाँ तो और भी तगड़ा काम हो रखा है। OMR में आपने ई ऑप्शन भी भरा, अब उसे छेड़खानी नहीं हो सकती, लेकिन स्कैन होने के बाद जब उसे प्रोसेसिंग में लेके आएंगे, मार्क्स जब अपलोड होंगे, तब क्या होगा, ये बाद में नाम वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन ये देखो, OMR स्कैन हुई, नंबर आए 35, लेकिन रिजल्ट में दिखा 191। नंबर आए 2, रिजल्ट में दिखे 206। हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि जिस बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं और वो आज किसी डिपार्टमेंट में बैठा जॉब कर रहा है, इससे भी तगड़ा कांड ये शायद राजस्थान में ही हुआ होगा और कहीं नहीं हो सकता। -6 नंबर लेकर के आके बच्चा करीबन 260 नंबर पे पहुंचा, और वो टॉप रैंक पे आया होगा। इनमें से देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स में यही बच्चा दिख रहा है, -6 वाला टॉप करके जा रहा है। तो अब इसके तार 4th ग्रेड से क्यों जुड़ रहे हैं, मैं बताता हूं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां थी, भर्ती कौन कौन सी थी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक तो महिला सुपरवाइजर जो है 2018 की, फिर प्रयोगशाला सहायक, है ना, लैब असिस्टेंट जो है ये 2018 की, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ये भी 2018 की भर्ती थी। अब इन तीनों भर्तियों के तो मामले में ये संज्ञान में आया है। ये सिर्फ 2018 की बात चल रही है, सिर्फ 2018 की। भर्तियां तो उसके बाद भी हुई है, उसके पहले भी हुई थी, लेकिन 3 भर्तियों की शिकायतों को लेकर के ये 5 लोग पकड़े गए हैं। अब इसके बाद तो करीबन 100 से ज़्यादा भर्तियां हुई होंगी, 100 से ज़्यादा एग्जाम हुए होंगे। तो अगर हर ये जो 5 लोग हैं ये हर भर्ती में नहीं शामिल थे, तो और कोई शामिल रहा होगा। और 2024-25 की इन भर्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, ये कैसे कह सकते हैं? अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं कि ये जो भी चल रहा था ये मेरे आने से पहले पहले चल रहा था, अब नहीं हो रहा। वही कर्मचारी तो है। जैसे अभी भी आप सर्च करोगे और RSSB बोर्ड की साइट पे जाओगे, ये जो महाशय हैं संजय माथुर, अभी भी इनको वीडियो में, आज वीडियो आया था अध्यक्ष महोदय का, वो माथुर साहब बोल रहे हैं, माथुर साहब को पकड़ के लेके गए। अबे माथुर साहब, ये कौन से माथुर साहब है? शब्दों का प्रयोग जो है वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो जाते हैं, लेकिन ये संजय माथुर जो है, ये साहब तो किसी भी एंगल से नहीं है। लाखों बच्चों की जिंदगी खराब करी है इस इंसान ने। मर्डर का जो केस होता है उससे भी जघन्य अपराध किया इस आदमी ने। 2000 अभी 26 में जो रिजल्ट आया 4th ग्रेड का, उसमें 24 लाख फॉर्म थे, 24 लाख फॉर्म, है ना, 21-22 लाख बच्चे बैठे थे उसमें, है ना। 54,000 घरों में उसकी वजह से खुशियां आती। चलो आएंगी भी, जो फर्जीवाड़े से लगे उनके घरों में भी खुशियां आएंगी, लेकिन कितने बच्चे फर्जी हैं इस भर्ती में? सबसे बड़ी भर्ती थी ना ये। आप अपने गांव में जाके पूछ लीजिए कि जो बच्चा टीचर की प्रिपरेशन कर रहा था, है ना, RAS की प्रिपरेशन कर रहा था, पटवारी की, वीडियो की, वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, सिर्फ 4th ग्रेड एग्जाम दे करके आया है, वो सिलेक्ट होके बैठा है। सिर्फ 4th ग्रेड, पिछले 10 साल से कोई एग्जाम नहीं दिया था उसने। कुछ तो चौंकाने वाला हो रहा था पर्दे के पीछे।
तो इतनी बड़ी हेरा फेरी जो है वो बिना अंदरूनी मिलीभगत के तो संभव नहीं है। और बात रही कि एक ही संजय माथुर था 2025 में, बाकी सारे पहले चले गए थे और कोई एक्टिव नहीं था। तो अब भी फिलहाल 2026 में भी संजय माथुर के साथ कोई ना कोई जुड़ा होगा आरएसएस बोर्ड का। चाहे अध्यक्ष महोदय ईमानदार हों, हम नहीं कहेंगे कि वो ईमानदार नहीं है जब तक नहीं पकड़े जाते हैं। बाकी लोग हैं, कहेंगे कि 30-40 लोग ऐसे मिलेंगे बोर्ड में बैठे हुए जो बिल्कुल भ्रष्ट हैं, घटिया लोग हैं, बस अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं। हो सकता है किसी नेता का भी नाम आए, नेता के पक्ष में सरकारें हमेशा झुकाव में रहती हैं, दबाव में काम करती हैं, तो ना उनका एक बार नाम आ रहा हो। जब सरकारें बदलेंगी 10 साल 15 साल, है ना, 20 साल ये काम चलता रहेगा और बच्चे ऐसे ही अपने मेहनत पे पानी फिरता देखते रहेंगे। जनता बहुत मूर्ख है, एक तो बहुत पागल है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आता है। 2 दिन का ढिंढोरा पीटते हैं, बाद में घर जाके बैठ जाते हैं कि तैयारी करने में फ़ायदा है। इस हिसाब से तैयारी करने में क्या ही फ़ायदा है? कौन सी भर्ती की तैयारी कर लोगे? 500-1500 पोस्ट जो आती हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 54,000 की भर्ती में आप लोगों को इन घटिया लोगों ने एंट्री नहीं दी, तो वो 1000-1500 की भर्ती में आप सिलेक्शन ले लोगे। और ये कोई छोटी मोटी खामी नहीं थी, ये था पैसे लेकर चयन कराने का धंधा। अंदर बैठे अफसर, बाहर एक नकल का गिरोह, पैसे दो नौकरी लो सिस्टम, है ना। ये जो हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ढिंढोरा पीटते हैं कि ईमानदारी है, ट्विटर खेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, है ना, एक्स पे आके रोज रोज बच्चों का रिप्लाई करते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं कि अध्यक्ष महोदय हमारा रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पीछे चल क्या रहा है सोचना जरूरी है। हर किसी पे ऐसे आंखें मूंद करके विश्वास करना मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत गलत है। जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे थे, ये इनके साथ सरासर धोखा है, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये टोपा आदमी आपको दिख रहा है, 21 एंगल से आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी, ये तो वो जो ओएमआर सीट शायद स्कैन करते हैं उस कंपनी से है ना। ये विनोद कुमार गौड़, ये देखो क्या बोले, इनको क्या शब्द हैं, है ना। ये साहब इनको बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय साहब, माथुर साहब, ये है किसी एंगल से माथुर साहब। एक और है इनके साथ, ये कंपनी का है परवीन गंगवाल, और ये 100% हरियाणा का मिलेगा। और जितनी भी भर्तियां होती थी पहले, तो हरियाणा के क्षेत्रों में बैठ के ये नकल गिरोह चलाया करते थे। पुराने गिरोह बहुत है ऐसे, सबको पता है, लेकिन कौन जब तक सबूत ना दे पाए, है ना। आम आदमी के साथ ऐसा ही होगा। अब जब भी आप आरोप लगाओगे, बोलेंगे आप सबूत लेके आओ, आम आदमी सबूत लेके आए, फिर डिपार्टमेंट क्यों बना रखा है, क्यों इतनी पुलिस या ये लाखों पुलिस भर्ती कर रखी है, क्यों स्पेशल फोर्स बना रखी है। जब बच्चा सबूत देगा आपको, तो आप लोग कर क्या रहे हो? वो तैयारी करें कि सबूत इकट्ठा करें? क्या आरएसएस बोर्ड को कुछ पता नहीं था? सब पता होता है। अध्यक्ष महोदय बच्चों से सबूत मांगते रह गए। इतनी बड़ी भर्तियां, लाखों ओएमआर सीट, प्राइवेट कंपनी पूरा कंट्रोल करके बैठी है ना, और कोई सख्त निगरानी नहीं है उसकी। फिर महोदय जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, या मेरे आने के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट तो सवाल करेगा। अगर सिस्टम इतना कमजोर है तो हम मेहनत किसके लिए करें? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए है। हमारा मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल हम किसी से भी कर सकते हैं। आम आदमी सवाल नहीं करेगा तो ये नेता अधिकारी हमेशा डराते रहेंगे, हम साहब साहब करते रहेंगे और ये मलाई चाटते रहेंगे। अंधा भरोसा हमें खत्म करेगा, याद रखना। अगर हम नहीं लड़े, हमने नहीं बोला कि ओएमआर हर बार सार्वजनिक करो, रिजल्ट प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी करो, हर भर्ती पर और ज़्यादा निगरानी करी जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी भीख नहीं है भाई, हक है। और आपका हक कोई लुच्चा कोई खा रहा है, गलत नहीं है। कोई घटिया आदमी पैसे दे के उस नौकरी पे बैठा है, वो कितनी ईमानदारी से उस नौकरी को कर पाएगा? और होता आया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जो भी घटिया मानसिकता का आदमी पैसे दे करके लगा होगा, आप उसे देखते ही पहचान जाओगे। उसको बात करने का भी ढंग नहीं होगा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, अगर वो अच्छे से पढ़ करके
है ना, मेहनत करके आया होगा तो उसे पता होगा कि उसकी पोस्ट क्या है, उसे हैंडल कैसे करना है, उसे सब पता होता है। यार एक टेक्निकल हेड जो बच्चे जिस पे आँख मूंद के विश्वास करते हैं, रोज़ उसको वेबसाइट पे उसका नाम देखते हैं, वो आदमी इतना घटिया है, किस पे विश्वास करोगे? कितना बड़ा सिस्टम होगा, कितने उसमें लोग होंगे, है ना? अभी हम डायरेक्ट अंगुली तो ना कर पाएँ, लेकिन एसओजी सबूत इकट्ठा करे, कोर्ट जाए, ये खेल जल्दी खत्म करे। क्योंकि ऐसे लेके बैठे रहेंगे, फिर पता नहीं और कितनी भर्तियां हो जाएंगी, ये घोटाले और कितनी भर्तियों में हो जाएंगे। हजारों लोग ऐसे जो गलत हैं, घटिया हैं, वो भर्तियों में किसी पोस्ट पर जाके बैठ जाएंगे। कितना गलत होगा यार। टीचर भर्ती में बस की बस भरी पकड़ी गई थी, आरएएस में किसी नेता के रिलेटिव सेलेक्ट होते बताए गए हैं, और ये होता पता सबको होता है, लेकिन सबूत कहाँ से लेके हैं, सब गायब कर दिए साहब। एक मंत्री के रिलेटिव जो भी किसी भर्ती में सेलेक्ट हो रहे हैं और वो सबूत छोड़ देगा, कैसे हो सकता है? आम आदमी सबूत इकट्ठा कर लेगा। जब आपका पुलिसिया सिस्टम सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया, भाई आम आदमी के बूते की बात नहीं है वो, आप करो। मंत्री की तरफदारी करनी है जितनी करो, उससे हमें समस्या नहीं है, लेकिन जब उसका नाम आ गया है तब तो उस पे भाई कॉलर पकड़नी चाहिए ना। उसकी हिम्मत ही नहीं है भाई, पूर्व मंत्रियों की कॉलर पकड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस सरकार में होते किसी मंत्री का नाम आ जाए तब तो अधिकारी भाई चुप होके भीगी बिल्ली बन के ना दुबक के बैठ जाएगा। हम हर बात में ना विदेशों के उदाहरण देते हैं, विदेशों में ऐसा होता है, सिस्टम ऐसा है, वहाँ के कानून ऐसे हैं। हमारे यहाँ कब सुधरेगा? वहाँ की नदियाँ ऐसी हैं, सड़कें ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं, गाड़ियाँ ऐसी हैं। यहाँ में सुधार कैसे होगा? अपने स्टेट में, अपने देश में कब होगा सुधार? अगर आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है तो भाई चुप मत रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक सच्चाई पहुंचे। कमेंट में लिख दीजिए बोर्ड की अच्छाई जो आपको लगती है वही लिखोगे। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सिस्टम से सवाल भी करते हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम कल वीडियो में और लेकर के आएंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।